Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज लगभग हम एंड पे आ चुके हैं। जो हमारा फिजिक्स का सीरीज़ चल रहा था, अगर अभी तक आपने उस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है तो हमारा जो प्लेलिस्ट है फिजिक्स का उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। इसमें हम काफ़ी डिटेल में मैं आपको रेडियो एक्टिविटी समझाऊंगा और रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर में आपके लिए लेके आऊँगा। तो चलिए आज एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी क्या है? द न्यूक्लियाई ऑफ नेचुरली अकरिंग हेवी एलिमेंट लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एंड पोलोनियम आर अनस्टेबल एंड कीप ऑन इमिटिंग स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रे और रेडिएशन। जो भी हेवी एलिमेंट्स होते हैं उनके न्यूक्लियस हमेशा स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप एक इनविजिबल रे को इमिट करता है। जो भी हेवी एलिमेंट होते हैं उनके न्यूक्लियस, मान लीजिए एक हेवी एलिमेंट है यूरेनियम, इसके जो न्यूक्लियस है ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली अपने आप टूटेगा, डिग्रेड होगा और इनविजिबल रे निकालेगा। यूरेनियम का भी निकाल सकता है, थोरियम का भी निकाल सकता है, रेडियम का भी और पोलोनियम का भी निकाल सकता है। किस टाइप के रे निकालेंगे? तो ये रे अल्फ़ा रे हो सकते हैं, बीटा रे हो सकते हैं, गामा रे हो सकते हैं, किसी भी टाइप के रे हो सकते हैं। एंड गिव मोर स्टेबल एलिमेंट, और रे निकालने के बाद ये एलिमेंट ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। क्यों रे निकाला गया? क्योंकि ये एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। ये लोग अनस्टेबल एलिमेंट है इसलिए। तो इस फेनोमेनन को ही हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। इस टाइप के एलिमेंट जो रेडिएशन को निकालते हैं, इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। चलिए अब आगे मैं आपको समझाता हूँ रेडियो एक्टिविटी को और थोड़ा डिटेल में। दिस हैवी एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो जो एलिमेंट था यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, इन हेवी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। और ये जो प्रॉपर्टी है इमिटिंग रे इमिट करने की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। मतलब एलिमेंट को कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट और प्रॉपर्टी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटी क्या होता है आपको समझ में आ चुका होगा। रेडियो एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। इट इज़ अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट एंड इमिट अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल। मैंने आपको ये समझा रखा है ऑलरेडी। द द रे इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर कॉल रेडियो एक्टिव रे। और जो रे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहे थे जैसे कि अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, इन रेज को बोला जाता है रेडियो एक्टिव रे। क्या बोला जाता है इनको? रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव सॉरी रेडियो एक्टिव रे बोला जाता है इनको। ठीक है, फिर क्या बोला गया है इसी को हम लोग, चलिए मैं आपको पेन के कलर को चेंज कर समझाता हूँ। दस रेडिएशन कैन बी डिफाइंड एज, ये जो रेडिएशन है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द फेनोमेनन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अंडरगोज स्पॉन्टेनियस अनकंट्रोलेबल डिसइंटीग्रेशन। इसको ही हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी का एक और अलग लैंग्वेज में एक डेफिनेशन देने की कोशिश करी गई है। ऑल्सो रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, और भी अलग तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। कई अलग अलग टाइप के डेफिनेशन दिए जा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट विथ इमिशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ रेडिएशन, ये भी एक टाइप का इसका डेफिनेशन बन सकता है। ठीक है, देखिए फिर क्या बोला गया है। द इमिटेड अल्फा, बीटा और गामा रेज फॉर्म अनस्टेबल न्यूक्लियाई आर कलेक्टिवली कॉल आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो उसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम लोग? आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन हाउ द एलिमेंट लूज देयर एक्सेस एनर्जी, देयर आर
लोअर एनर्जी एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विल रिजल्ट और कंप्लीट डिफरेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब क्या होगा कि जो नया एलिमेंट बनेगा उसकी एनर्जी लोअर होगी और कंप्लीट डिफरेंट एटम बन जाएगा। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये लाइन से आपको क्या मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको ये आगे समझाता हूँ। देखिए क्या बोला गया है, आयोनाइजेशन क्या होता है समझिए। आयोनाइजेशन इज ए एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू क्रिएट एन आयन। मतलब जैसे ये मान लीजिए कैल्शियम है, तो मैंने कैल्शियम से एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, कैल्शियम बोलता हूँ, क्लोरीन है ये, क्लोरीन में मैंने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया। मैंने क्या किया, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिया, तो ये बन गया क्लोरीन माइनस। तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया मैंने। मान लीजिए ये आप ले लीजिए ये नियॉन है, या नियॉन से तो नहीं निकाल सकते हम लोग, अब इसको ले लीजिए सोडियम है, सोडियम से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो ये बन गया Na+। तो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और उसको बना दिया क्या है, ये लोग क्या है, अब ये लोग एटम के ही मतलब ये लोग क्या आयन बन गए। क्या बन गए ये लोग, आयन। ये बन गया कैटायन और ये बन गया एनायन। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये कैटायन और एनायन समझा दिया अच्छे से। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयन बनते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला है तो कैटायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला है तो एनायन बनेगा। ठीक है। आयोनाइजेशन एडिशन क्या होता है, इन एनी टाइप ऑफ पार्टिकल, चाहे अल्फा हो या बीटा हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि गामा, दैट कैरी इनफ एनर्जी टू आयोनाइज और रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये किसी भी एटम को आयोनाइज कर सकते हैं। ठीक है। दिस रेडिएशन ऑफ सच हाई एनर्जी दैट व्हेन दे इंटरेक्ट विथ मटेरियल दे कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इन द मटेरियल। अगर ये किसी एक मटेरियल से जाके इंटरेक्ट करते हैं तो ये इस मटेरियल से भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की क्षमता रखते हैं। दिस इफेक्ट इज द रीज़न वाई आयनाइजेशन एडिशन इज हैजार्डस टू डेथ। यही एक रीज़न है कि क्यों ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। ये एक रीज़न है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को किसी भी सरफेस से निकाल सकता है। अगर हमारे बॉडी पे भी पड़ा तो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ठीक है, चलिए क्या बोला गया है आगे समझते हो उसे। देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप विच आर, एक नेचुरल रेडिएशन हो सकता है और एक हो सकता है आर्टिफिशियल रेडिएशन। नॉर्मली कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल रेडिएशन और दूसरा आर्टिफिशियल रेडिएशन। नेचुरल रेडिएशन क्या है या फिर नेचुरल रेडिएटिविटी क्या है समझते हैं। नेचुरल रेडिएटिविटी इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस दैट इज विदाउट एक्सटर्नल मीन बाय इटसेल्फ। मतलब अपने आप होगा, बाहर से कोई किसी तरह की फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इज ए स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ हैवी एलिमेंट विद द इमिशन ऑफ रेडिएशन। सिंपली जो मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, ये क्या है कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई है इनटू द स्मॉलर न्यूक्लियाई में। सिंपल, दीज आर अनस्टेबल न्यूक्लियाई फाउंड इन नेचर। और ये न्यूक्लियाई कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। बिल्कुल, अगर ये स्टेबल है तो इसे फिर अपने बॉडी से या अपने न्यूक्लियस से रेडिएशन निकालने की जरूरत नहीं है स्टेबल होने के लिए। चूँकि ये अनस्टेबल है इसलिए इसको स्टेबल बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, द एलिमेंट हुज न्यूक्लियाई स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये मैंने करवा दिया ऑलरेडी। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर यूरेनियम को लिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है एंड एटॉमिक मास 238 है। ये एक अनस्टेबल, इसका न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो ये कुछ रे निकालेंगे, मान लेता हूँ मैं यहाँ से ये अल्फ़ा रे निकाल रहा है। तो अल्फ़ा रे निकालने के बाद इसकी जो एटॉमिक नंबर है इसमें कुछ कमी आई और एटॉमिक नंबर बन गया 90 और एटॉमिक मास बन गया 234। तो 2 की कमी आ गई किसमें, एटॉमिक नंबर में, और 4 की कमी आ गई किसमें, सो ये 4 बढ़ गया किसमें, एटॉमिक मास में। तो इसका मतलब यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकला होगा। तो इस तरह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है और साथ में अल्फ़ा रे या किसी टाइप का एक रे निकालता है एनर्जी के फॉर्म में। फिर थोरियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसने भी अपने बॉडी से रेडिएशन निकाला और ये क्या बन गया, एक लाइटर न्यूक्लियर में चेंज हो गया। रेडियम भी अपने बॉडी से एनर्जी निकाल के लाइटर न्यूक्लियर में चेंज होता हुआ आपको यहाँ दिख रहा होगा।
तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट अपने बॉडी से अपने न्यूक्लियस को तोड़ के डिसइंटीग्रेट करके लाइटर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है और एनर्जी को रिलीज करता है। ऑल हैवी एलिमेंट अबव Z इजक्वल टू 82, मतलब एटॉमिक नंबर जिसके 82 से ज़्यादा है, जिसके भी एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि 92 है, 90 है और 88 है, मतलब ये लोग 82 से ज़्यादा है, इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है। ऐसे सभी एलिमेंट, ऑल हैवी एलिमेंट अबव द एटॉमिक नंबर ऑफ 82 शो द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है कि आपको ये याद रखना है कि कौन से एलिमेंट रेडियो एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो जो भी 82 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स ऑल्दो कुछ कम एटॉमिक नंबर वाले भी एलिमेंट है जिनमें रेडियो एक्टिविटी देखा जाता है। जैसे कार्बन का ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन का भी होता है ना, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, इस तरह से हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मेनली 82 को लेकर बात किया जा रहा है। द emission of radiation change the structure of nucleus and transform the atom into a lighter atom। मैंने बोली थी ऑलरेडी कि ये क्या करते हैं, एटम को एक लाइटर एटम में चेंज कर देते हैं। फिर क्या बोला गया है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द हैवी एलिमेंट आर अनस्टेबल, सही बात है, देयर फॉर द डिसइंटीग्रेट टू एक्वायर ए मोर स्टेबल स्टेट। वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो अपने न्यूक्लियस को तोड़ते हैं, डिसइंटीग्रेट करते हैं और एक स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होने की कोशिश करते हैं। सिंस रेडियोएक्टिविटी इज पर्टिकुलरली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर कंडीशन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या रेडियोएक्टिविटी को टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी कोई कंडीशन अफेक्ट कर सकता है, तो नहीं, ये अनअफेक्टेड होते हैं बाकी सभी कंडीशन से। वी कंक्लूड दैट इट इज़ अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर की प्रॉपर्टी होती है। देयर फॉर द अल्फा बीटा एंड गामा रे इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए अल्फा बीटा और गामा रे न्यूक्लियस से निकलते हैं और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता रहता है। इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडियो एक्टिविटी। और जो ये मान लीजिए एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस मान लीजिए, और इसके चारों तरफ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है रेडियो एक्टिविटी में। यहाँ पर ये साफ साफ लैंग्वेज में बोल दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं, नेचुरल रेडिएशन हमने कर रखा है, अब मैं आपको समझा चलता हूँ आर्टिफिशियल रेडिएशन क्या होता है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। इज द प्रोसेस इन विच ए स्टेबल न्यूक्लियस इज चेंज इनटू एन अनस्टेबल न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग इट ए एप्रोप्रिएट एटम जस्ट लाइक अल्फा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। मतलब एक स्टेबल न्यूक्लियस है, इस एटम है, इसके न्यूक्लियस में हम बम्बार्ड करेंगे, अल्फा पार्टिकल का हो या इलेक्ट्रॉन का हो, कैसे बम्बार्ड करेंगे, और इस एटम को एक अनस्टेबल, इस एटम का न्यूक्लियस को एक अनस्टेबल न्यूक्लियस बना देंगे ताकि ये रेडियो एक्टिविटी शो करे, अल्फा बीटा या कोई और पार्टिकल, कोई और रेडिएशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक स्टेबल न्यूक्लियस को भी हमने अनस्टेबल बना करके रेडियो एक्टिविटी आर्टिफिशियली करने की कोशिश करी है यहाँ पर, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, देखिए जरा क्या बोला गया। जैसे एल्यूमिनियम एक नॉर्मल एलिमेंट है जिसकी एटॉमिक नंबर 13 होती है और एटॉमिक मास 27 होता है। इसमें क्या किया गया, हीलियम को या अल्फा पार्टिकल को जोड़ा गया तो ये फॉस्फोरस बन गया। फॉस्फोरस नॉर्मल नहीं बना, ये फॉस्फोरस बना रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और इसने एक रेडिएशन को निकालना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह बेरियम, बोरोन को भी रेडियो एक्टिव नाइट्रोजन में बदल दिया गया, और नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव फिर अपने न्यूक्लियस को तोड़ के कार्बन, रेडियो एक्टिव कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और आगे जाके कार्बन भी अल्फा बीटा रे को निकालेगा, और ये भी रेडियो एक्टिव क्योंकि बन चुका है इसलिए। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जैसे कि हर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट होते हैं, जैसे कि मास का जो यूनिट होता है मैंने आपको बता दिया है कि किलोग्राम होता है ना। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, सिंबल m होता है। उसी तरह से द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होती है क्यूरी, और सिंबल क्या होता है, c। क्यूरी और c का सिंबल इज डिफाइंड एज द मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच प्रोड्यूस 3.7 इंटू 10⁻⁷ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में इतना डिसइंटीग्रेशन होता है तो उसे हम एक क्यूरी कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, द अदर कॉमन रेडिएशन यूनिट्स भी है, जैसे कि हो गया ग्रे, GY का सिंबल है, उस तरह से उसको हम लोग डिनोट करते हैं। टू मेजर एब्जॉर्व, तो हम लोग मेनली कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्व किया उसको मेजर करते हैं इसमें। एंड यूज़ फॉर द टाइप ऑफ रेडिएशन ऑफ एनी मटेरियल के रेडिएशन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं।
द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट रेडिएशन को भी हम लोग यूज़ करते हैं। गैरी होता क्या है, जूल पर केजी। गैरी का मतलब होता है कि जूल पर केजी, 1 केजी से कितना जूल एनर्जी निकला तो उसको कहते हैं जूल पर केजी। 1 जूल ऑफ एनर्जी डिपोजिटेड इन 1 केजी ऑफ मटेरियल। ठीक है, चलिए एक और यूनिट है, क्या नाम है, रोटगेन एक और यूनिट है जिसका सिंबल क्या होता है, आर होता है। इट इज़ यूज टू मेजर एक्सपोजर बट ओनली टू द डिजराइबल गामा एक्सरे। इसी के लिए हम लोग सिर्फ मेजर करते हैं, बाकी के लिए मेजर नहीं करते हैं। आर 1 रोटगेन डिपोजिट इन ड्राई एयर इनफ एनर्जी टू कॉज 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर केजी। ये इसका मतलब इतना वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। एक और है बेक्यूरेल। बेक्यूरेल क्या है देख लीजिए, टू मेजर द रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट हैव 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। मेनली आपको क्यूरी से पूछा जाएगा और बेक्यूरेल से पूछा जाएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेक्यूरेल्स 1 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड है। देयर इज़ 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल इन 1 क्यूरीज। ये अच्छा है, इसको आपको याद रखना है कि 1 क्यूरी इक्वल टू कितना बेक्यूरेल होता है, तो 1 क्यूरीज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻7 बेक्यूरेल। बहुत ही सुंदर ये बात है, इसको आपको याद रखना ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। डायरेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, इसे हम लोग समझते हैं। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डिटेक्टेड बाय एंड मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट लाइक। इसको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रेडियो एक्टिविटी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहले एक इंस्ट्रूमेंट है जिगर मूलर या जीएम काउंटर, विल्सन क्राउन चेंबर, है ना, तो ये सब इंस्ट्रूमेंट है। सेंटिलेशन काउंटर और डोजीमीटर, ये सभी क्या है, इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मेज़र कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी आपको याद रखना होगा, एग्जामिनेशन फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर इसके नोट्स बना रहे हैं साथ ही साथ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो इन सभी नोट्स को मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप ऑफ रेडिएशन एंड रेज, देयर आर 3 टाइप ऑफ रेज, रेडियो एक्टिव रेज, जो है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। मैंने आपको पहले बता दिया, एक अल्फ़ा हो सकता है या बीटा हो सकता है या फिर गामा हो सकता है। अल्फ़ा के बारे में बातें करते हैं। अल्फ़ा जो पार्टिकल है वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल है। एक अल्फ़ा पार्टिकल इज इक्वल टू हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम पूरा नहीं, हीलियम के न्यूक्लियस के इक्वल होता है। एन अल्फ़ा पार्टिकल इज एन हीलियम न्यूक्लियस हुज मास इज 4, हीलियम का मास 4 होता है, एंड न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं +2। ठीक है, अल्फा पार्टिकल डीके होता क्या है, फॉर प्रोटोन रिच हैवी न्यूक्लियाई ए पॉसिबल मोड ऑफ डीके टू बी टू ए मोर स्टेबल बाय अल्फा पार्टिकल इमिशन। मतलब कोई अगर प्रोटोन रिच हैवी न्यूक्लियाई है जिसमें प्रोटोन की संख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो वो मैक्सिमम चांस है कि वो अल्फा रे को डीके करके एक नियरेस्ट हैवी से नॉर्मली एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनने की कोशिश करेगा। अल्फा पार्टिकल की जो आयनाइजेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अल्फा पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट या लार्जेस्ट आयनाइजेशन पावर, एबिलिटी टू आयनाइज मोलिक्यूल एंड एटम ड्यू टू लार्जनेस ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये किसी भी मोलिक्यूल को, एटम को आयनाइज कर सकता है, क्यों, अपने लार्जनेस की वजह से। हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर, इस बात को आपको याद रखना है कि अल्फा पार्टिकल का आयनाइजेशन पावर मैक्सिमम होता है या फिर लार्ज होता है, और पेनिट्रेटिंग पावर कम होता है या फिर लो होता है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, एबिलिटी टू पेनिट्रेट मेटल, मतलब यहाँ पर अगर कोई मेटल रखा हुआ है उसको वो पेनिट्रेट कर पाएगा कि नहीं, इसी को हम लोग पेनिट्रेटिंग पावर कहते हैं। ये किस चीज़ को पेनिट्रेट कर पाता है, स्किन को कर पाता है, एयर को, सॉरी स्किन को नहीं कर पाता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, स्किन इवन एयर प्रोटेक्ट अगेंस्ट अल्फा पार्टिकल। मतलब अगर ज़्यादा हवा भी है तो आपको अल्फा पार्टिकल से कोई नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये मैक्सिमम हवा को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। हाँ, अगर कम हवा चल रहा है, इंटेंसिटी हवा की कम है, तो फिर पेनिट्रेट कर जाएगा, वो बात अलग है। अल्फा पार्टिकल के बारे में और बातें करेगा हम लोग। व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट एन अल्फा पार्टिकल, द मास नंबर ऑफ द डाउटर एलिमेंट डिक्रीज बाय 4 यूनिट एंड द एटॉमिक नंबर गेट्स डिक्रीज बाय 2 यूनिट। मतलब कि मान लीजिए पोलोनियम है तो वहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकला, वहाँ से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 की कमी आएगी। तो एटॉमिक नंबर कितना था, पहले 84 था, 2 की कमी आई 82 बन गया, और एटॉमिक मास जो है उसमें 4 का कमी आएगा।
तो एटॉमिक मास पहले 15 था, अब कितना हो जाएगा 211 हो जाएगा, क्योंकि 4 का कमी यहाँ पर आने वाला है, इसलिए 1 अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो अल्फा पार्टिकल में होता क्या है, ये पेरेंट एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ गई, एटॉमिक मास में 4 का कमी आ गया, और एक हीलियम के न्यूक्लियस जैसा अल्फा पार्टिकल वहाँ से निकल गया। तो ये अनस्टेबल एटम था जो कि स्टेबल में बन गया, मोर स्टेबल बन गया, और ये अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो यही आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि ऐसा कर दिया गया, ये जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना सकते हैं ये लोग, इस वाले पार्ट को वो लोग ढक देंगे, सिर्फ ये दे देंगे, और यहाँ पर दे देंगे एक्स, कि बताओ इस एक्स का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना। ठीक है, अब कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको कल इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ बातें वहाँ से समझ में आएंगी, जिससे आपकी गवर्नमेंट और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में 4 चांद लग सकते हैं। तो आप उन वीडियोज़ को देखने की, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। चलिए, ये रहा अल्फा पार्टिकल, जैसे रेडियम है 88 नंबर और 226 मास, और रेडोन बन गया, 2 नंबर की कमी यहाँ पर आई और 4 नंबर की कमी यहाँ पर आया, और एक हीलियम बन गया। यहाँ दिख रहा है आपको कैसे, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, पेन का कलर ज़रा चेंज कर दिखाऊँ तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ये रहा, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल मैंने ऑलरेडी करा दिया आपको, ये सब बात मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर एक अल्फ़ा अगर डीके हुआ होगा तो 86 है और 22 है, तो बताइए जेड की वैल्यू क्या होगी और ए की वैल्यू क्या होगी। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो 86 से 2 गया, कितना बचा 84, जेड की वैल्यू कितनी होगी 84, और ए का वैल्यू कितना हो गया 222 से 4 गया तो 218 हो गया। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत आसान बात है, यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है। ठीक है, चलिए आप ज़रा इन सभी को एक बार देख लीजिएगा, आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो थोरियम में भी जेड और वाई क्या, जेड और ए क्या होगा, तो ये 90 है तो 88 होगा, और ये अगर 230 है तो 226 होगा। अब आप देखेंगे कि इस वाई का नाम क्या है, इस वाई का नाम है रेडोन, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने फिर भी कर दिया। जैसे एक्स एक एलिमेंट है जिससे लेड बन रहा है 82 और 214 का, तो इसको जेड को कितना होना चाहिए था, 2 ज़्यादा होना चाहिए था, तो 84 होना चाहिए था, और कितना ज़्यादा होना चाहिए था, तो 4 ज़्यादा होना चाहिए था, तो 218 होने चाहिए था, तो 218 ये हो गया। और क्या बन गया, पोलोनियम, मतलब ये लेड पोलोनियम से होके आया है। तो अल्फा डीके को मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल से आपको करवाए ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आए। अब हम लोग बातें करेंगे किसकी, बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए, बीटा डीके, इसको डिनोट करते हैं इस बीटा सिंबल से, इज द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन विच इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम अंडरगोइंग रेडियोएक्टिव डीके। जो एटम रेडियोएक्टिव डीके कर रहे होते हैं उनके न्यूक्लियस से फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और इसको हम कहते हैं बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो ये देखिए कैसे एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है यहाँ से, और फास्टेस्ट मूविंग है ये। द बीटा डीके ऑकर्स व्हेन ए न्यूट्रॉन चेंज इनटू ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। बीटा डीके कब होगा, जब एक न्यूट्रॉन चेंज होता है एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में, तब बीटा डीके होता है। कैसे होता है, इसके भी काफ़ी एग्जांपल्स है, मैं आपको वो सब दिखाता हूँ, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बीटा डीके, मेनी न्यूट्रॉन रिच रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई डीके बाय चेंजिंग न्यूट्रॉन इन द पैरेंट न्यूक्लियस इनटू द प्रोटॉन और इमिटिंग ए इलेक्ट्रॉन एनर्जी, या फिर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। बीटा डीके में देखिए आप क्या बोला गया यहाँ पर, एज ए रिजल्ट ऑफ बीटा डीके द न्यूक्लियस हैज़ 1 लेस न्यूट्रॉन बट नो एक्स्ट्रा प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की कमी हो जाएगी मगर प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। द एटॉमिक नंबर जेड इंक्रीज बाय 1, जो जेड मान लीजिए पहले यहाँ पर था 10, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो जेड कितना बन जाएगा, जेड बन जाएगा 11। एंड द मास ए स्टे द सेम, और जो मास है ए अगर वो था 20, तो वो आफ्टर डी के भी 20 ही रहने वाला है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इस बात को आप समझिएगा, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटा डीके में क्या बोला गया है, मेनी डिफरेंट नेम्स आर अप्लाइड टू दिस डीके प्रोसेस। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्या क्या नाम हो सकते हैं वो देखिए। एक तो इसको इलेक्ट्रॉन डीके बोला जाता है, बीटा माइनस डीके बोला जाता है,
नेगाट्रॉन डीके बोला जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डीके, नेगेटिव बीटा डीके और सिंपल बीटा डीके भी बोला जाता है। मैं समझाता हूँ आपको बीटा डीके। देखिए बीटा डीके में क्या है, एक पोलोनियम है। होना क्या है पोलोनियम में कि ये एक एटम बनेगा, ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, 84 सॉरी बढ़ जाएगा एक, तो 85 हो जाएगा और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये रहा S13 बन गया 85 और 218 और साथ में एक बीटा माइनस निकला यहाँ से। तो ये क्या है, बीटा माइनस डीके है। यहीं पे बीटा प्लस डीके भी हो सकता है, पोलोनियम है अगर, तो अगर बीटा प्लस डीके हो गया जो कि आगे दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो बीटा डीके यहाँ पर देखिए कि जो एटॉमिक नंबर है उसमें किस चीज़ की कमी आती है, कितना बढ़ जाता है, तो 1 बढ़ जाएगा। तो ये बीटा माइनस डीके यहाँ से हो गया और ये सेम रहेगा। जैसे पोलोनियम चेंज हुआ और ये 85 रेडोन बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 85 S13 और यहाँ पर रेडोन। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं बीटा डीके, जो यहाँ पर 90 है तो ये चेंज होगा, चेंज होकर क्या बन जाएगा, जेड, जेड कितना बन जाएगा, तो 91 बन जाएगा और ये सेम रहेगा 234 रहेगा बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस डीके अगर होता तो बीटा प्लस डीके को मैं दिखाता हूँ, एक बीटा प्लस डीके तो ये बन जाता वाई नहीं, मैं इसको कोई एक वाई एलिमेंट लेता हूँ चलिए, तो 89 बन जाता। बीटा प्लस डीके में क्या होगा, जहाँ यहाँ पर प्लस होता था 1 का, वहाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1 का और ये सेम रहेगा 234, वो सेम रहेगा 234 ही रहेगा, 234 ही रहेगा। ठीक है, थोरियम में बीटा डीके होने के बाद क्या बन गया ये, चलिए मैंने आपको ऐसे करा रखा ऑलरेडी। बीटा डीके में एक्स 82 बन चुका है, अगर माइनस डीके तो ये इसको आपको माइनस करना होगा, तो ये 81 था पहले, तो ये देखिए टेलुरियम 81 था। चलिए तो ये सभी आप समझ जाएंगे अगर आप एक बार इस पर नज़र घुमाएं तो ज़रूर, क्योंकि ये सभी बहुत ही आसान है, मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। कॉम्प्रेशन बिटवीन बीटा माइनस पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन की वजह कॉम्प्रेशन कराया जाता है। बोथ द पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज होता है और बीटा माइनस पार्टिकल भी नेगेटिव चार्ज होता है, विच आर इक्वल टू -1, सही बात है। व्हेन एन एटम लूज एन इलेक्ट्रॉन ए कैटायन ऑफ द सेम एलिमेंट इज फॉर्म, जब भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैटायन बनता है ऑफ सेम एलिमेंट, मैंने आपको ये बता रखा है ऑलरेडी। ऑन द अदर हैंड व्हेन ए न्यूक्लियस लूज ए बीटा पार्टिकल द न्यूट्रल एलिमेंट इज ऑब्टेन, तो हमें यहाँ पर नेगेटिव देखने को नहीं मिलता है बल्कि इसकी जगह पर एक न्यूट्रल एटम देखने को मिलता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट हमारा, जिसे कहते हैं गामा डीके। गामा डीके को मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। चलिए, गामा रे आर नॉट चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा एंड बीटा। गामा रे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का खेल है और कुछ नहीं है। गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ हाई फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। व्हेन एन एटम डीके बाय इमिटिंग अल्फा और बीटा पार्टिकल टू फॉर्म एन न्यू एटम, द न्यूक्लिया ऑफ द एटम फॉर्म में स्टिल टू हैव मच एनर्जी टू बिकम कंप्लीट स्टेबल। मतलब जब कोई एक एटम से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलता है तो जो डॉटर एलिमेंट बना उसमें अभी बहुत सारा एनर्जी पड़ा हुआ है, उसे और डिग्रेड करना होगा और रेडिएशन निकालना होगा डिक्रीज, मतलब स्टेबल बनने के लिए, जो यहाँ पर बोला जा रहा है। दिस एक्सेस एनर्जी इज इमिटेड एज गामा रे, और ये जो एक्सेस एनर्जी वो किस फॉर्म में निकलेगा, वो गामा रे में निकलेगा। तो गामा रे फोटोन हैव एनर्जी, गामा रे के जो फोटोन्स होते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, 1 × 10⁻12 जूल होती है। गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर फोटोन बोल सकते हैं, इमिटेड फ्रॉम न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एन एटम। कहाँ से निकलता है, सेंटर ऑफ एटम से निकलता है और ये एक फोटोन है और एक वेव है। गामा रे वेरी ऑफन द न्यूक्लियस दैट अंडरगो रेडियोएक्टिव डीके इज लेफ्ट इन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट। गामा रे किस स्टेट में रहता है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में रहता है। द न्यूक्लियस देन अंडरगो ए सेकेंड डीके, पहले एक डीके तो हो गया, पहले यहाँ से अल्फा रे निकल गया, मान लीजिए एक एक्स एटम था, उसका एटॉमिक नंबर जेड था और एटॉमिक मास वाई था, इसमें क्या हुआ, कमी आई और ये बन गया Z-2 और A-4, मतलब इससे एक अल्फा रे निकल गया। अभी भी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हुआ, इसको स्टेबल होने के लिए और ज़्यादा रेडिएशन निकालना होगा, और ज़्यादा क्या निकालना होगा, रेडिएशन निकालना होगा, फिर ये एक एलिमेंट बन जाएगा, वाई ही रहेगा मगर स्टेबल रहेगा। तो अब जो इसकी फिर इसमें जो कमी है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में कोई कमी भी नहीं आएगी, बस सिर्फ एनर्जी में कमी आएगी। तो अब ये स्टेबल बनने के लिए इसने क्या निकाला, स्टेबल बनने के लिए इसने गामा रे को निकाला। तो ये यहाँ बोलना चाह रहा है कि कोई भी डीके किया जा चुका है जो भी एटम, उससे भी एनर्जी निकलेगा और किस फॉर्म में निकलेगा, तो गामा रे के फॉर्म में निकलेगा। लोअर एनर्जी स्टेट बाय इमिटिंग फोटोन, फोटोन इमिटेड इन दैट वे इज कॉल्ड गामा रे, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, गामा रे कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको गामा रे समझ में आ चुका होगा बहुत ही अच्छे से। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे,
मेनी न्यूक्लियाई गामा रे ऑफ मोर देन वन वेवलेंथ, गामा रे की वेवलेंथ एक से ज़्यादा होती है। इफ़ गामा रे ऑफ ए लैम्डा आर सेलेक्टेड देयर एब्जॉर्प्शन इज एन एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन थिकनेस, मतलब ये एब्जॉर्प्शन थिकनेस पर डिपेंड करता है, जो कि इस फॉर्मूले से डिफाइन किया था, आपके काम का ये फॉर्मूला नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक अच्छा टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसको कहते हैं हाफ लाइफ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाफ लाइफ के बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाफ लाइफ क्या है देखिए, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज अ टाइम टेकन फॉर द हाफ द न्यूक्लियस प्रेजेंट टू डिसइंटीग्रेट। मतलब मान लीजिए कि लैब में एक केमिकल गिर गया और इसकी कंसंट्रेशन अभी है ऐसे लेता हूँ मैं, ऐसे कंसंट्रेशन है 4, कंसंट्रेशन कितनी है 4, तो मान लेता हूँ 20 मिनट बाद ये डीके करता गया और कम होता गया, कंसंट्रेशन कम होता गया, और इस केमिकल की कंसंट्रेशन 20 मिनट बाद हो गई 2, फिर 20 मिनट बाद इसकी कंसंट्रेशन हो गई 1। तो ये जो 20 मिनट जो टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन को आधा होने में, ये जो 20 मिनट का टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन को आधा होने में, इस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। इस टाइम को क्या कहते हैं हम, इस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। इस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। क्लियर हो चुका है आपको हाफ लाइफ क्या होता है। इफ़ द हाफ लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ, अगर इसको हम लोग इस तरह से टी हाफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन टी इज इक्वल टू टी हाफ या फिर n इज इक्वल टू n/2। ये आपका फॉर्मूला का काम का नहीं है, ये मीन लाइफ हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो आप सीधा समझिए हाफ लाइफ होता क्या है। ठीक है, देखिए क्या बोला गया, यूरेनियम 238 अल्फा डीके करता है और इसे थोरियम बनने में 4.5 बिलियन ईयर लगता है। सोचिए कितना टाइम लगता है, मतलब जो हाफ लाइफ है यूरेनियम का वो 4.5 बिलियन ईयर है, थोरियम का 24 डेज है, पोलोनियम का 6.7 आवर्स है, यूरेनियम 234 का 445 to 500 ईयर है। तो इस तरह से हाफ लाइफ अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग रेडियोएक्टिव एलिमेंट के अलग अलग होते हैं। मोस्ट रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके इन सीरीज ऑफ रिएक्शन, और कैसे रिएक्शन करते हैं, सीरीज ऑफ रिएक्शन में डीके करते हैं। रैंडम गैस कम फ्रॉम द डीके ऑफ यूरेनियम इन द सॉइल, यहाँ से हमने पता करा है। रेडन गैस कहाँ से आया, सॉइल से आया। यूरेनियम 238 इन सभी का हमने कर दिया है डीके क्या होता है नहीं होता है। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस चैनल को इतना सपोर्ट दिया है, ये सपोर्ट आप बना के रखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.